ये है रेशियो डेसिएंडी। ये प्रेसिडेंट जो होता है उसमें इसकी क्या अहमियत है। जब प्रेसिडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक फैसला होता है जो कि जज लिखता है, तो इसमें जो है ये जो फैसला होता है ना, इस फैसले को आप क्या कहते हैं। जब भी फैसला दिया जाता है ना, उसमें 2 पॉइंट अपने जहन में रखें, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इसका और ओबिटर डिक्टम का भी। देखो, जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है किसी भी जजमेंट में जज 2 चीजें लिखता है। एक तो वो लिखता है प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉ, जो कि वो इस्टेब्लिश कर रहा होता है या कि ऑलरेडी उसकी एविडेंस से जाहिर हो रहा होता है कि ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। वो उसके मुताबिक जब वो लिखेगा अपने फैसले में कि फलाना कानून या फलाने असूल के मुताबिक ये इस तरह से होता है, तो वो जो असूल लिखेगा या वो कानून लिखेगा जब अपने फैसले में, तो उसको आप बोलते हैं रेशियो डेसिएंडी। इसका मतलब सिंपल है कि भाई उसने जो आउटलाइन देनी होती है कि जो प्रिंसिपल्स हैं जिससे वो जो केस है इस्टेब्लिश हुआ है, वो चीज प्रिंसिपल का लफ्ज जहन में रखें। उसके बाद जो नीचे है ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टम जो होता है वो भी इस प्रेसिडेंट का ही हिस्सा होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, वो उसकी जज की पर्सनल ऑब्जर्वेशन जब वो लिखता है, अपनी राय देता है, उसको आप कहते हैं कि वो ओबिटर डिक्टम है। उसकी जो फोर्स होती है ओबिटर डिक्टम की, वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती। इसीलिए क्योंकि जो रेशियो डेसिएंडी है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि उसकी थोड़ी बाइंडिंग होती है क्योंकि वो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं। वहां पर जब आप किसी जज का फैसला पढ़ते हैं ना, जज का फैसला वो लिखता है कि भाई इसका जो केस था इस ओपिनियन का था, इस तरफ से मैंने इशू फ्रेम किए, दोनों पार्टीज के जो है उसको देखे मैंने, जब तनकीहात वजह की, उसके बाद ये बर्डन ऑफ प्रूफ फलानी पार्टी पर था, ये उस पे था, उसने अपनी एविडेंस में ये साबित किया, वो किया, उसके बाद आखिर में जाके वो लिखता है कि इससे ये जो है रूलिंग या इससे ये जो असूल है, इससे ये कानून है वो जाहिर हो रहा है। तो वो चीजें हैं, वो रेशियो डेसिएंडी है। और उसके बाद जो नीचे चला जाएगा जहां पे मैं अपनी राय के मुताबिक, जहां पर वो अपनी राय देगा या पर्सनल ऑब्जर्वेशन देता है, उस पे फिर आप चले जाते हैं कि ये ओबिटर डिक्टम। उसी प्रेसिडेंट के बेसिकली ये दोनों के दोनों हिस्से होते हैं। आप पहले पढ़ते हैं, वो कहते हैं रेशियो डेसिएंडी ऑफ अ केस इज द पॉइंट इन a case which determine the judgment or principle which the case established. When a judge deliver judgment in a case, he outline the fact which he find have been proved on evidence. वो कहता है कि ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इस पॉइंट पर इस बंदे ने शहादत देनी थी, तो उन्होंने अपनी शहादत के जरिए इसको साबित कर दिया है, तो वो क्या बन जाएगा, वो उसका डिटरमिन करेगा कि ये हमारा एक असूल बन गया है, एक जाब्ता बन गया है। तो इस पे वो जो चीज लिखेगा वो लिखेगा कि भाई ये रेशियो डेसिएंडी। अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये उसकी रेशियो डेसिएंडी है प्रेसिडेंट के अंदर, या जब आप उसको लोअर कोर्ट में पेश करेंगे, आप उसको अपने केस लॉ के तौर पर, साइटेशन के तौर पर कि आपको कुछ फेवर मिले, तो आप उसको आउटलाइन भी करके जज को बता सकते हैं कि भाई सर जो सुपीरियर कोर्ट थी उसने इस तरह के फैक्ट पर ये रूल इस्टेब्लिश किया था, ये जजमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, वो पोर्शन उसका इस तरह से निकल जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है then he applies the law to those fact and arrive at a decision for which he give the reason. पहली बात वो कहता है आउटलाइन द फैक्ट को आउटलाइन करेगा। एक आप कह दें कि चोरी का जुर्म है, तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें फैक्ट देखेगा कि क्या ये बंदा, इसके यहाँ चोरी हुई भी है या नहीं, थेफ्ट है भी या नहीं, थेफ्ट के इंग्रेडिएंट पूरे है भी या नहीं,
उसके बाद जो फैक्ट हैं केस के फैक्ट होंगे, हकीकत क्या होगी, क्या है कि ये प्रीवियसली तौर पर जो है कन्विक्टेड पर्सन है, आदि मुजरिम है या नहीं है, ठीक हो गया, प्रीवियसली कन्विक्टेड सजा या बंदा है, और उसके बाद उससे रिकवरी हुई है या नहीं हुई है, तो उसके बाद फैक्ट देखा जाएगा कि क्या जो किताब चोरी हुई है वो उसका मालिक था भी या नहीं। ये सारे केस से रिलेटेड फैक्ट होते हैं। वो सबसे पहले इसको कर देगा, आउटलाइन करेगा कि इन पॉइंट पर, इन फैक्ट्स पर मुझे क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। जब वो एविडेंस उस पर ले लेगा, उस पे ले लेगा एविडेंस, तो वो क्या बना दे, इसको मैंने सेकंड पढ़ाया, तो वो उस पे जो डिसीजन लेगा उसकी वो बाद में रीजन देगा कि मैंने ये फैसला इन एविडेंस के बिहाफ पर दिया है। फिर वो कहता है द रीजन इज द रेशियो डेसेंडी व्हिच फॉर्म द बाइंडिंग प्रेसिडेंट व्हिच मस्ट बी फॉलोड इन फ्यूचर केसेस कंटेनिंग द सेम मटेरियल फैक्ट। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा फर्क है, उसने यहाँ पे बता दिया है कि ये बाइंडिंग होंगे, जो फर्दर केसेस जो फ्यूचर में आएंगे, जो लोअर कोर्ट के सामने मैटर्स आएंगे, और वो सिमिलर फैक्ट से रिलेटेड होंगे जो फैक्ट उस केस में थे जो इसमें आए हैं, तो वो इसको बाइंडिंग नेचर इसको मिल जाएगी, वो इजीली इसको जो है वो फॉलो अप जो है वो उसको कर सकेंगे। इसके बाद जो है वो भी ये जो हम उसके बाद पढ़ेंगे रेशियो डेसेंडी जो है वो बेसिकली तौर पर एक लैटिन टर्म है। ये एक लैटिन टर्म है और इसमें वो जो कहता है कि इसका मतलब है लैटिन टू मीन द रीजन। इसका जो मतलब है रेशियो डेसेंडी का मतलब है, मीनिंग है इसका, लैटिन टर्म है, इसका मीनिंग है रीजन। वो अभी मैंने आपको बताया कि वो रीजन लिखेगा कि अभी इस रीजन की वजह से मैंने इस पे फैसला लिखा है, तो वो अपनी रीजन से बताएगा फैसले की। तो वो इसमें कहते हैं द रीजन आर द मोटिवेशन बिहाइंड अ लीगल डिसीजन, या उसका जो मोटिवेशन था उसके लीगल डिसीजन के पीछे वो क्या है, वो बताएगा ना मेरा क्या मोटो था, इसको फैसला देते हुए मेरा क्या मकसद था, वो उसकी रीजन लिखेगा। फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि ये जो रेशियो डेसेंडी है वो इस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट को विच इज द लीगल प्रिंसिपल यूज्ड बाय जज और जजेस इन डिसाइडिंग द लीगल प्रॉब्लम्स। वो यहाँ कहता है लीगल प्रेसिडेंट ये इस्टेब्लिश करता है, रेशियो डेसेंडी इस्टेब्लिश करता है लीगल प्रेसिडेंट को, कानूनी जो है आप इसको कहते हैं कि इसके नजरिए को बना रहा होता है, विच इज द लीगल प्रिंसिपल, जो कि बेसिकली एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आप इसकी डेफिनेशन को लिख लें, इसकी इम्पोर्टेंस भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस भी हो सकती है, ये आप ये हेडिंग भी दे सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ रेशियो डेसेंडी। द रेशियो डेसेंडी इस्टेब्लिश अ प्रेसिडेंट। फिर सेकंड जाएगी विच इज द लीगल प्रिंसिपल, विच इज द लीगल, वो मैंने लिख दिया इस्टेब्लिश लीगल प्रेसिडेंट, विच इज द लीगल प्रिंसिपल, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लॉ भी है, यूज्ड बाय द जज और जजेस, यूज्ड बाय द जज और जजेस। रेशियो डेसेंडी इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट विच इज द लीगल प्रिंसिपल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रिंसिपल के साथ लॉ भी, used by the judge or judges in deciding the legal problem, in deciding the legal problem raised by the fact of the case, raised by the fact of the case। ratio desendi establish a precedent which is the legal principle used by the judge or judges in deciding the legal problem raised by the fact of the case। वही चीज जो फैक्ट ऑफ द केस सामने आए उसको जब वो डिसाइड करने लगा लीगल प्रॉब्लम, फैक्ट ऑफ द केस से जब लीगल प्रॉब्लम्स कोई सामने आए उस पर जो लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया उस जज और या जजेस, जो भी प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करता है कि ये प्रॉब्लम सामने आई थी, ये फैक्ट रेज हुए थे, इन फैक्ट से ये प्रॉब्लम सामने आई है, उस पर जो है उसने जो है
इसको डिसाइड किए हैं लीगल प्रॉब्लम्स को, तो इसको बोलते हैं। और अब चले जाएंगे हम इसके नेक्स्ट ओबिटर डिक्टम पर। ओबिटर डिक्टम का मतलब है जाती राय। ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर जो कि जजेस इस्तेमाल करते हैं, जो फैक्ट ऑफ द केस होते हैं उससे और जो प्रॉब्लम रेज होती है उसको सॉल्व करते हुए ये एक नज़ायर बनता है, समझ लें। इससे भी एक प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश हो रहा होता है। सेकंड चला जाएगा ओबिटर डिक्टम। ये भी प्रेसिडेंट की बॉडी में शामिल होता है या उसके स्ट्रक्चर में शामिल होता है। इसको बोलते हैं ज़िमनी राय, जाती राय। ओबिटर डिक्टम इन अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में जो ओबिटर डिक्टम है इज अ जज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। जज की वजाहत होती है उसकी राय की, अटर्ड इन अ कोर्ट, जो वो अदालत में बैठ कर देता है ना रिटन जजमेंट या फिर अपने फैसले में उसको तहरीर करता है, बट नॉट एसेंशियल टू द डिसीजन, लेकिन ये फैसले के लिए लवाजम नहीं है। एंड देयरफॉर नॉट लीगली बाइंडिंग एज अ प्रेसिडेंट। बहुत सिंपल वर्डिंग है कि ये जब कोर्ट में बैठकर जज अपनी जाती राय देता है, जो ऑरली देता है या फिर अगर जो फैसला लिखाता है उसमें लिख देता है कि मेरी जाती राय के मुताबिक, तो वो बाइंडिंग नेचर नहीं होती, क्योंकि हर बंदे की अपनी राय है। वो राय यहाँ पर जब देगा तो वो जज जो है अपनी ही पावर इस्तेमाल करते हुए, मतलब पावर से बढ़कर समझ लें। पावर वो होती है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन या आपका कानून जिसके तहत आप बैठे हैं, कोर्ट में बैठे हैं, वो देती है। उसके बाद अगर वो पर्सनली ऑब्जर्वेशन करते हुए कोई राय देता है तो उसको आप कहते हैं कि ये ओबिटर डिक्टम है, वो फैसले में कुछ लिख देता है। It is a statement said by the way, although included in the court opinion, do not form a binding precedent. ये वो कहता है कि एक स्टेटमेंट है जो है बेशक ये कोर्ट की इंक्लूडेड कोर्ट ओपिनियन में है, डू नॉट फॉर्म अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं बनाती। However, they can be strongly persuasive instances where a court opinion may include, जो है वो ये है, where a court rules that it lack jurisdiction to hear a case or dismiss a case on the technicality. If the court in such a case make an opinion on the merit of that case, the opinion will constitute an obiter dictum. अब वो ये कहता है कि where a court rules that it lack jurisdiction to hear a case, जहाँ पर कोर्ट का ये सुलह कि वो नहीं समाप्त कर सकती क्योंकि उसके पास अख्तियार समाअत ही नहीं है उस केस से रिलेटेड, डिसमिस अ केस या टेक्निकलिटी पर डिसमिस कर देती है। इफ द कोर्ट इन सच अ केस मेक एन ओपिनियन, अगर कोर्ट उस केस में अपनी राय दे देती है ऑन द मेरिट ऑफ दैट केस, द ओपिनियन, जो वो फिर ओपिनियन जब वो देती है तो बेसिकली यहाँ पर ओबिटर डिक्टम होगा, उनकी अपनी पर्सनल राय होगी। Where the judge in explaining his rule provide a hypothetical set of fact and explain how he and she believe the law would apply these fact, मतलब वो अपनी राय देगी कि एक्सप्लेन करेगी कि मुझे किस तरह से यकीन है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर फैक्ट पर अप्लाई होती हैं, या फिर where a judge makes side comment in the opinion to provide context for other part of the opinion, या फिर इसी तरह से है कि वो अपने उसकी साइड पे कमेंट भी पास कर सकता है, उसी फैसले में कमेंट पास कर सकता है कि भाई ये जो अक्सर अगर आप देखें जो भी बेल पिटीशन अगर एक्सेप्ट हुई है या जो फाइनल ट्रायल के बाद जो भी चीज़ सामने आई है, या आप इसमें फौजदारी में देखें या आप सिविल में जजमेंट में देखें, तो वो अब मेरी राय के मुताबिक अक्सर अक्सर नहीं बाज़ औक़ात जजेस जो हैं ज़्यादातर नहीं लिखते, क्योंकि वो ज़्यादातर लॉ को ही छेड़ते हैं। ये अख्तियार समाअत क्योंकि प्रेसिडेंट हम पढ़े हैं तो ये आला अदलिया के पास होता है। जब आला अदलिया के पास जाते हैं तो उनके पास पावर्स कुछ ज़्यादा हैं जो लोअर कोर्ट्स हैं उससे, तो वो अपने फैसले दे सकती हैं, वो रिलीफ दे सकती हैं, इजीली रिलीफ दे सकती हैं, तो वो उस पॉइंट पे चला जाएगा क्योंकि हम बात यहाँ पे प्रेसिडेंट की कर रहे हैं। अगर हम नीचे बात करें तो कोई पेंडू टाइप या इस तरह से आर्बिट्रेशन नहीं होता जज कि वो अपनी राय देता रहे।
यहाँ पर वो हमेशा ही कानून का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही रहकर काम करता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर जहन में रखें, किसी के जहन में अगर ये बात आ जाए कि भाई वो कानून से हटकर राय कैसे दे सकता है, तो ये तो बाद में पंगा पड़ सकता है कि हम उसको फर्दर जो है अपील में लेके जा सकते हैं उस बात को या कोई। तो ये आप जहन में रखें कि ये आला अदलिया के फैसले ही होते हैं। उसके बाद है एनालॉजी है, सॉरी, द वर्ड एनालॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है एनालोजिया। इसका मतलब है इक्वलिटी, इसका मतलब इक्वल फॉर्म, रिजेम्बलेंस को बोलते हैं, तशबीह देना, लाइक, जैसे इस तरह से कोई वर्ड जो इस्तेमाल होते हैं कानून के अंदर, जिससे ऑलरेडी आप एक जहन में आप एक बन जाता है कि इसका मतलब ये रिजेम्बलेंस है, सेम इसी तरह से है। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारी रूटीन लाइफ में भी है, इधर भी है, डिमाइस, डेथ, डिसीज, और इस तरह से कोई ऐसे लफ्ज जैसे कि वो रिजेम्बलेंस दे रहे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसको आप बोलते हैं। इसकी एग्जांपल कल मैंने देखी थी, वो अगर इसमें लिखी है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैम ये 31 पेज नंबर पे है। जी जी। वही इसने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसको लीगल रीजनिंग को, तो एनालॉजी भी उसने सिंपल इधर जो लिखी है, वैसे तो अगर आप उसको ग्रामर में जाके पढ़ें तो वो बहुत सारे जैसे वर्ड मैंने आपको बताया वैसे लेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप लीगल फॉर्म में बैठे हैं, लीगल उसमें रीजनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप ग्रामर की सेंस में चले जाते हैं तो वो रिजेम्बलेंस वर्ड जो मिलते जुलते होते हैं वो जुमले हो जाते हैं, सेंटेंसेस। यहाँ पर वो ये कहता है कि लीगल रीजनिंग जो है इसके, उसका क्या तरीका कार है, उसने सिंपल यहाँ बताया, इन द मेथड ऑफ लीगल रीजनिंग बाय एनालॉजी प्रेजेंट केस इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस। क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं तो वो वही बात यहाँ पर भी घुमा फिरा के करता है कि हम जो प्रेजेंट केस है उसको कंपेयर करके जब देखा जाता है कि आया कि ये फैक्ट से रिलेटेड पिछले केस से मुतल्लिक वैसे का वैसे है या नहीं। क्योंकि प्रेसिडेंट भी उसी वक्त ज्यादा वैलिड होता है जब वो प्रीवियसली केसेस से उसके फैक्ट जो हैं वो रिलेट कर रहे होते हैं। अगर वो रिलेट नहीं करते तो हम कहते हैं कि इसका ताल्लुक तो वो फैक्ट और है, ये फैक्ट और है। जब हम प्रेसिडेंट किसी को साइटेशन को निकलवाने के लिए या पढ़ते हैं अपने केस को सॉल्व करने के लिए, तो हमें एक ही ऑफेंस 379 है, अगर उससे रिलेटेड पढ़ते हैं तो हमें मल्टीपल उसकी केस लॉ मिल जाते हैं, लेकिन हम उसको पुट नहीं करते जज के सामने। क्यों? हम उसमें से वो चीज देखते हैं, वो फैक्ट देखते हैं जो हमारे केस से रिलेटेड है, रिजेम्बलेंस रखते हैं। अगर वो रिजेम्बलेंस हमारे केस से रखते हैं तो हम फिर वो रूलिंग पेश कर देते हैं जज साहब को कि सर आप इसके मुताबिक मेरे केस का फैसला करें कि ये मैं अपनी साइटेशन अपनी फेवर में ले आया हूँ। अक्सर जजेस भी कहते हैं, हम उनसे टाइम भी मांगते हैं, सर मुझे कानून पेश करने की इजाजत दी जाए इस पे। अब 379 का कानून तो लिखा पड़ा है, हर किसी को पता है इसकी पनिशमेंट हर चीज, लेकिन वो कहते हैं ठीक है आपको टाइम देते हैं। या जैसे भी हम बेल पिटीशन मूव करते हैं अपने केस को सपोर्ट करने के लिए, तो हम ये कानून लेके जाते हैं कि इसके फैक्ट भी रिलेटेड हैं, जो हमारे प्रीवियसली फैक्ट हैं उससे रिलेटेड है, तो लिहाजा हमारे जो केस का इसके मुताबिक फैसला फरमा दें। इसलिए सिंपल यहाँ पे यही एग्जांपल दिया। ये आपका जो आज का चैप्टर है वो वाइंड अप हो गया। थैंक यू।